नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आज आप लोग के सामने चुनाव और प्रतिनिधित्व का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पहले पार्ट में आप लोग जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा जो है उसको समझ चुके हैं और भारतीय व्यवस्था में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो व्यवस्था है उसको भी समझ चुके हैं। आज हम लोग दूसरे पार्ट में जो है चुनाव की जो विशेषताएं हैं और चुनाव की जो कमियां हैं उसको जानेंगे तथा वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक होते हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही हम लोग अंत में यह भी पढ़ेंगे कि चुनाव सुधार संबंधी जो विभिन्न समितियां गठित की गई उनका क्या क्या योगदान रहा था। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले विशेषताओं की। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार की बात की गई है। अब वयस्क कहने का क्या मतलब होता है? इट मीन्स एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वयस्क कहने का मतलब 18 वर्ष के अगर आप ऊपर हैं तो वयस्क काउंट किया जाता है, लेकिन 18 वर्ष के ऊपर हो जाने के बाद यह अनिवार्य नहीं है कि आप वोटर बन ही जाएंगे। वोटर बनने के लिए आपको यह जरूरी होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मतदाता सूची को। इस सूची में जब तक आपका नाम दर्ज नहीं होता है तब तक आप जो है मतदान करने के हकदार नहीं होते हैं। यहाँ पर वयस्क मताधिकार जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो संविधान सभा बनी थी और संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान गठित हुई, जब बना लागू हुआ, उसी समय से जो है यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन जो 18 वर्ष की बात जो है बच्चों, यह 18 वर्ष शुरू से नहीं था, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कब जो है 18 वर्ष की जो है आयु कर दी गई। तो यह ध्यान रखेंगे कि जब शुरू से जब मतदान होते रहा है 1951-52 के दरमियान से, तो उस समय 21 वर्ष आयु हुआ करती थी वोटर की। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 के द्वारा इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर जो है हमारे के यहाँ बल दिया जाता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? हमने शुरू की कक्षा में भी पढ़ा था कि एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है संविधान सभा द्वारा इसमें एक्सेप्ट किया गया था और इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत, जो पूरी तरह स्वतंत्र होती है और किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के उस पर कोई कमान नहीं होता है। बल्कि इलेक्शन के दरमियान तो जितने भी कर्मी होते हैं वह सारे कर्मी जो है इलेक्शन कमीशन के कर्मी माने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक मतदाता सूची, अभी जस्ट इसकी बात कर लिए, मतदाता सूची होती है जिसके में नाम होने के बाद ही आप जो है वोट कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, पिछली कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे, इसको विस्तार से समझने का प्रयास किए थे। यह विशेषता भी है और मैं इसको एक प्रकार की कमी भी कह सकता हूं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है सर्वाधिक मत पाने वाला निर्वाचित होता है। पहले कक्षा में हम एक डेटा के माध्यम से आपको समझाए थे कि किस प्रकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, अभी वह मात्र जो है 37% वोट जो है ला करके 303 सीटें अभी वह उसके पास है, जबकि जो है कांग्रेस को मात्र 19% वोट मिला था और 52 या 53 सीटें ही उसको मिल पाई थी। तो यह कमी और विशेषता मैं इसको दोनों को लेकर के आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, अब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, देखिए पूर्व की कक्षा को थोड़ा सा कोरिलेट करके आप हमेशा चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है समझने में आसानी होगी। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि पूरे निर्वाचन के क्रम में कई क्षेत्रों को जो है बनाया जाता है ताकि वहां से उम्मीदवार चुन करके आते हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें दो तरह की बात आई थी। एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी होता है जिससे एक निर्वाचन क्षेत्र से कई व्यक्ति जो है चुन करके, कई उम्मीदवार चुन करके आते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो निर्वाचन होते हैं वह एक क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट चुन करके आते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यह वही बात है, इलेक्शन कमीशन का सारा जो है इसमें बात आती है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ जो है कराने की भी व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मतदान में शामिल होना आवश्यक नहीं है। यह गुण भी है और मैं इसको अवगुण भी कहूंगा, इस चलते चूंकि आप देखते हैं कि पहले क्लास में मैंने एक कोट इसमें शामिल किया था एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनका कोट था कि अगर आप अपनी उन्नति, अपना डेवलपमेंट, अपनी खुशी चाहते हैं तो भूल से भी मतदान करने से नहीं चूकना है। लेकिन क्या व्यवस्था है हमारे के यहाँ? हमारे के यहाँ व्यवस्था है कि आप मत दें तो भी ठीक, ना मत दें तो भी ठीक। होता क्या है कि जो एक वोट से भी आगे आ गया यहाँ पर, वह विजेता बन जाता है। तो यह हमारे संविधान की अच्छाई भी है कि किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आपको वोट देना ही है, आप वोट नहीं देंगे तो आपको पर जो है कोई कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं है। भारतीय नागरिक स्वतंत्र हैं वोट डालने और न डालने से, ठीक है। लेकिन जो है मैं समझता हूं कि यह अनिवार्य होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा रहता, उससे और चीज़ें क्लियर होती। यह मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है, यह अलग भी हो सकता है दूसरों से। प्रतिबंध की बात है, बहुत सारे प्रतिबंध यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब आप लोग देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति जो है अपनी दावेदारी, उम्मीदवारी के लिए नामांकन करता है तो उस दरमियान बहुत सी चीज़ों जो नियम बनाए होते हैं उसको फॉलो करना उसके लिए अनिवार्य होता है। संसद भी कई तरह करके इलेक्शन के दरमियान जो है नियम निर्धारित करता है। जैसे इलेक्शन जब मतदान केंद्र पर आप लोग जाते होंगे, अभी तो नहीं गए होंगे आप लोग, लेकिन देखने को मिलता होगा आपको कि जो है वहाँ पर धारा 144 लागू होती है और उस एरिया में, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ग्रुप बना करके जो है नहीं रहा जा सकता है। कुछ न कुछ उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। जहां तक बात है लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन की योग्यता की, तो आप यह जान लें कि दोनों का इलेक्शन लड़ने के लिए योग्यता जो होती है वह एक ही होती है। जैसे अगर लोकसभा या विधानसभा के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होना जरूरी होता है, भारत के नागरिक होना जरूरी होता है, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। ये कुछ जो सिंपल कैटेगरी है वह सबके लिए समान रूप से लागू होती है, ठीक है। अगर बात राज्यसभा की करेंगे तो वहां पर एज का जो है डिफरेंस चला जाता है फिर दूसरे और अन्य इलेक्शंस में भी। राजनीतिक दलों का जो है होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपको किसी दल विशेष से टिकट ना भी मिलता है तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आप निर्दलीय भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यह विशेषता जो है हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। वैधता और न्यायपालिका की जो बात है, तो किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसको जल्द से जल्द निपटारा करने की जो व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी एक लास्ट इलेक्शन से जो है कंसेप्ट आया है, आदर्श मतदान केंद्र बनाने की बात जो है सामने आई है और कई जिलों में यह देखने को भी मिला है। गया में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी और उस बूथ पर जो है काफ़ी सारे महिला को भी लगाया गया था और वोटर्स जो आ रहे थे उनके बच्चों को खाने पीने और खेलने कूदने तक की वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अधिक से अधिक जो है मतदान हो और उसका जो है परिणाम बेहतर तरीके से आ सके, ठीक है। यह एक जो है सफल दिशा में जो है कार्य की बात इसके अंतर्गत की गई थी। जहां तक बात शहर की एक व्यवस्था जो थी आदर्श व्यवस्था की, वहीं यहां पर यह दिखाया गया है कि कैसे जो है इलेक्शंस करवाने के लिए चुनाव आयोग को भिन्न भिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए इलेक्शन कर्मी जो है लकड़ी के पुल पर जो है नदी को पार करते हुए कितना रिस्क लेकर के जा रहे हैं चुनाव कराने के लिए। यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर इलेक्शन कर्मी जो है मतपेटी को जो है, मतपेटी नहीं ईवीएम को लेकर करके साथ में अपना जा रहे हैं। और यहाँ देखिए इलेक्शन जो वोटर्स हैं वो ट्रैक्टर से ढोए जा रहे हैं और यह व्यवस्था कौन करता है? आप सहज जानते हैं कि जो उम्मीदवार होता है उसके तहत जो है ये व्यवस्था कराई जाती है ताकि उसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आ सके। यह देखिए, यह इसका कहीं पर आपको लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मतदान होने के समय थोड़ा सा आप बातफुट रहिएगा तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये सारी विशेषताएं थी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो मतदान होता है, जो वोटर वोट डालने के लिए जाता है, तो वो उनको कौन कौन सी चीजें जो है बच्चों प्रभावित करती है, ठीक है। क्या होता है इस दरमियान कि जो है एक समय वह निर्धारित करता है कि हम अमुक व्यक्ति को वोट देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपना वोट परिवर्तित कर लेता है। तो आगे इस
जो आगे की स्लाइड्स हैं उसमें 2-3 स्लाइड्स में यह चर्चा की गई है कि कैसे जो है किसी वोटर्स का मतदान का जो है वह व्यवहार कैसे चेंज होता है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पर दिखाया गया है धन का महत्व है। वोटिंग कराने में, चुनाव लड़ने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे, इलेक्शन के दरमियान जो है बहुत टाइट चेकिंग व्यवस्था होती है। पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पे खड़ी होती है और छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ियों की जो है चेकिंग कंटिन्यूअस होती है। उस दरमियान कई गाड़ियों में हम लोग अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं कि जो है उसमें पैसा पकड़ा गया, लेकिन कोई उसका जो है हिसाब देने वाला नहीं होता है कि मेरा पैसा है, बल्कि जो है ड्राइवर तक गाड़ी छोड़ करके भाग जाता है कि मैं इसको नहीं जानता हूं, और उसका कोई अपना जो है जवाबदेही नहीं लेता है कि मेरा कौन पैसा है। जबकि आम जनता की अगर बात करें तो पैसा के लिए आदमी कहता है कि नहीं ये मेरा पैसा है। लेकिन आप सोचिए कि उम्मीदवारों के जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके पास किस तरह की व्यवस्था है कि वह पैसा अपना होते हुए भी नहीं गसते हैं कि यह मेरा पैसा है। तो इलेक्शन में इस तरह की चीजें जो है होती है। कुछ समय पहले जो है खूब खिलान पिलान होता है, पैसे दिए जाते हैं, इस तरह की चीजें। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह चीजें जो है आपको लिखित कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन व्यवहार में आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो खूब अंदाजा आपको मिल जाएगा। रात में जो है पार्टी होती है, बैठक होती है और काफी जो है निर्णय में बदलाव तुरंत भर में हो जाता है। ठीक है। अब राजनीतिक जागरण की जहां तक बात है तो हम लोग क्या देखते हैं, चुनाव आया नहीं कि नेताजी का जो है आमना सामना जो है घर घर पहुंचना शुरू हो जाता है। टीवी से लेकर के, अखबार से लेकर के हर माध्यम में नेताजी की डिबेट चलते रहती है। हर जो दल होता है वह अपना अपना मेमोरेंडम जारी करता है कि मैं अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य करूंगा। लेकिन यह हमारे देश की दुर्भाग्य है कि जो मेमोरेंडम जारी किया जाता है और उसको पालन नहीं किए जाने पर भी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती है। ठीक है। तो यह जो चीजें हैं इसके खिलाफ जो है कई चीजें और गठित होनी चाहिए कि जो है आप साहब बरगला करके किसी जनता से वोट लेते हैं और उसको प्राप्त करने के बाद वो सारे कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको रिकॉल कर करके वापस बुलाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन खैर यह कब होगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ यह चीजें जो है होनी चाहिए ताकि जिस प्रकार आम कर्मी पर जिम्मेदारी दी जाती है उसी प्रकार राजनेताओं पर भी जो है जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, मेरे समझ से। ठीक है। अब मत नहीं देना भी यहाँ पर जो है एक प्रभावित करता है वोटर्स को। देखिए होता क्या है कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो भी व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है उसको उस दिन का लीव मिलता है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहा हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहा हो, वह उस दिन के लिए उसको अपने ऑफिस से रिलीफ दिया जाता है। लेकिन हमने ऐसा पर्सनल महसूस किया है कि बहुत से लोग तो देते हैं, नो डाउट लोग अपना पोस्टल बैलेट के द्वारा भी मतदान करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको इंजॉयमेंट डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा छोड़ो आज वोट डालना है, आज छोड़ो घर पे रहेंगे और अपना काम जो है एंटरटेन करेंगे घर में। तो इस तरह का जो बाध्यता नहीं होती है कि वोट देना है तो कहीं ना कहीं यह जो है मतदान व्यवहार को बच्चों प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए जातीय व्यवस्था। अब जहां तक बात है इलेक्शन में तो बिना जाति का तो इलेक्शन होता ही नहीं है। आज अगर हम कहें कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है या राजनीति का जातिकरण हो गया है तो कहीं इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी इलेक्शंस होता है उसमें सीट का वितरण से लेकर करके सारी चीजें जो है वह जात के ध्यान में रख करके ही वोट और टिकट वितरण का जो है कार्य किया जाता है। अगर आप किसी क्षेत्र विशेष से अगर आपको टिकट मिलता है तो यह देखने को मिलता है कि उसका वोट वहाँ पर ज़्यादा है, उस जात विशेष की जो है वोट ज़्यादा है। और अगर नहीं, यह कोई अनिवार्यता नहीं है, यह कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप उस बहुल जाति से आते हैं तभी आपको टिकट मिलेगा, मैं ऐसा कदापि नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यह कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर होता है कि यह उम्मीदवार को अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो उसका वोट उसको कितना मिल पाएगा, उसकी क्या वहाँ पर जो है स्थिति होगी। और जाति व्यवस्था में यह भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अगर अयोग्य भी है तो उसका समाज उसको अमूमन सपोर्ट करता है। आज भी हम आप लोग इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि जो है जाति की बात न करके डेवलपमेंट की बात करते हैं। साहब हमारे पास जो आते हैं लीडर्स, मैं उससे यह नहीं बात करता कि आप क्या करेंगे, हाँ ठीक है फलना बाबू आए हैं, हमारे जात के हैं, हमारे एरिया के हैं, इसलिए उनको हम लोग वोट देंगे। ऐसा हर जगह देखने में, करने में, सुनने में मिलता है। ठीक है। अब देखिए शिक्षा का स्तर,
शिक्षा का स्तर हम लोग जानते हैं कि भारत की शिक्षा की स्थिति क्या है। अगर हम बिहार की शिक्षा की स्थिति बात करें तो वह और खराब है। तो आप अंदाजा लगा सकें केरल जैसे स्टेट्स में जहां पर वोटिंग परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि वहां पर यह लोग जानते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी तो यहां पर पैसे के रूप में जो है सीट जो है बिक जाता है और बदल जाता है। मतदाता तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर विधायक और एमपी तक की खबरें आती है कि फलना को जो है पूरा का पूरा एक होटल में ले गया गया और उनको रखा गया। क्यों ऐसा किया जाता है? कहीं ना कहीं तो इस पे अपनी सीट को जो बचाने का जो बात आती है, यह साफ दिखने को मिलता है। अभी देख लीजिए, पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, आदि आदि स्टेट्स में आप देख पाएंगे कि इस तरह चीजें अभी करंट में चल रही है। ठीक है, धर्म का प्रभाव अगर राजनीति को अगर ना जोड़ा जाए, धर्म से तो इतना प्रभाव है राजनीति पर कि इसको लेकर कर कहीं बेमतलब की बातें जो है इलेक्शंस के दरमियान की जाती है। विकास नाम की चीज बच्चों नहीं की जाती है। आप देखेंगे अभी वेस्ट बंगाल का जस्ट इलेक्शन हुआ था, वहां पर माँ दुर्गा की फोटो जो है चित्रपट जो है उसको तोड़ दिया गया और कई तरह की चीजें जो है सामने आई। पूर्व के इलेक्शन में भी राम मंदिर का लेकर के कितना सारा विवाद होते रहा है। हमेशा धर्म को जो है राजनीति से जोड़ करके जो है कार्य करने का प्रयास किया जाता है, जबकि इसको मैकियावेली महोदय जो थे, इनको धर्म और राजनीति को अलग करने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन व्यवहार में कहां तक यह भी अलग हो पाया है, यह हम लोग खुद समझ पाते हैं। भाषा और क्षेत्रीयता की समस्या है। हर भाषा भाषी के लोग चाहते हैं कि हमारे जो है लोग वहां पर पहुंचे, मंत्रिमंडल में पहुंचे, सदन में पहुंचे, विधानमंडल में पहुंचे, और क्षेत्र विशेष जो है उससे लगाव कहीं ना कहीं जरूर देखा जाता है। विकास पे जो है बात नहीं की जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आप देख पाते हैं कि जो है एक वोटिंग बिहेवियर को जो है चेंज करता है, मतदाता का जो मूड है उसको बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। वह पॉइंट है निर्वाचकीय दोष। जो हमारा चुनाव जो प्रक्रिया है उसके क्या क्या दोष हैं। बहुत कुछ इससे जो है आपका सेकंड पार्ट पढ़े हैं उससे मिलेगा, मैं उसको यहाँ पर उसको स्किप कर दूंगा ताकि आपको समय जाया ना जाए। देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से प्रभावित, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं किस प्रकार जो है धर्म, जाति और यह प्रभावित करता है, वह उसका दोष है। जहाँ तक बात है भारतीय मतदाता की गरीबी की, तो देखिए अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो है उसकी अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता की जानी चाहिए ऐसा मैं कह रहा था, लेकिन यह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन लोग यह भी देखते थे कि हमारे देश में बहुत गरीबी है और उस गरीबी में एक मजदूर जो है वह वोटिंग डालने से पहले यह सोचता है कि मैं जाऊंगा, इतना दूर है 5 किलोमीटर। अभी भी जो है आप मतदान केंद्र जो है नहीं होता है कि जो है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में जो है स्थापित होता है। कई मतदान केंद्र जो है 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक होता है। वहां से जाने आने की उनकी समस्या होती है। पूर्व में हम दिखाए भी हैं कि किस तरह के जो है मतदान केंद्र हुए हैं या रहते हैं जहां पर आने जाने की कितनी सारी समस्याएं होती है। उस स्थिति में इनका दैनिक जो है कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है और इनकी जो है आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। तो इन लोग थोड़ा सा जब बहुत प्रयास किया जाता है तभी यह जा पाते हैं वोटिंग के लिए, अदरवाइज यह उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, महिला मतदाताओं की दयनीय स्थिति है। आप लोग जानते हैं कि जो है हमारे के यहाँ जो है महिला और पुरुष दोनों को जो है समान अधिकार, वोटिंग राइट्स एक ही साथ मिला था। ठीक है, आप जान लीजिए कि जो विश्व का आज डेवलप्ड देश है यूएसए, वह भी एक साथ जो है वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। ठीक है, एक क्रम में तोड़ करके ही सारी चीजें वहां पे आई है। ठीक है, इस मामले में हमारा देश रिच कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी महिलाओं की स्थिति जो है उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितनी की डेवलप होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए देखिए, अल्पमत की जीत, बार बार एक ही चीज आ रही है, एफपीटीपी की बात आ रही है, जो है कम वोट ला करके भी जो है आदमी ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीत सकता है। यह इसकी खासियत, और मैं बताया था कि दोष भी इसको माना जा सकता है, यह दोष में भी शामिल इसीलिए किया गया है। ठीक है, खूब धन का जो है यहाँ पर खर्च होता है, कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जाता है, बल्कि हिसाब किताब चुनाव आयोग करती भी है तो वह जैसे लोकसभा के लिए है 15 लाख और विधानसभा के लिए 6 लाख की राशि निर्धारित है, लेकिन वह सिर्फ दिखाने के लिए होता है, हिसाब वहां तक दिखा दिया जाता है। व्यवहार में कितना खर्च होता है उसका कोई लिमिटेशन हमको नहीं लगता है कि वह मिल पाता है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एक और दोष आता है सामने कि जो है सत्ता जो पक्ष होता है, जो सत्ता में दल होता है, उस पर यह आरोप लगते रहता है बराबर कि वो उसने अपने पद का, अपनी सरकार का जो है दुरुपयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार का इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, उसमें आप लोग देखे होंगे कई तरह के न्यूज, कई तरह के जो है मीडिया में खबरें आई थी, अखबारों में पढ़ने को मिला था कि जो है वोटिंग जो है ईवीएम को जो है किनारे से ले जाया गया, रात में ले जाया गया। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या थी, लेकिन कहीं न कहीं आरोप जो है निश्चित रूप से जो है विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर जो है लगते रहता है। वेस्ट बंगाल में भी इस तरह की चीज़ें जो है आई कि जो है आपका रैली करने पर रोक जो है लगते रहा। बहुत सारी चीज़ें जो है इलेक्शन के दरमियान जो है होते रहती है, सत्ता पक्ष पे आरोप लगते रहता है। खैर, यह अब आप लोग पे है कि उसको आप कैसे देख पाते हैं कि वह गलत है या सही है। ठीक है, अब देखिए चुनाव के दरमियान जो है बहुत गुंडागर्दी भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे राजनीतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं जो आम पब्लिक तो छोड़ दीजिए बल्कि पुलिस तक पर भी हाथ छोड़ने से नहीं चूकते हैं, और उनका इस तरह का रौब होता है कि बेचारी पुलिस भी कभी कभी जो है वहाँ पर मुख्य दर्शक बनी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, चुनाव में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है। आप देख लीजिए कि जो है अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था कि जो है आपका जो अभी करेंट जो एक्सटेंशन हुआ है गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, उसमें बहुत सारे जो मंत्री हैं वह उन पर आरोप पहले से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि जो है अपराधियों का राजनीति में प्रवेश हो रहा है, बल्कि इस पर लगाम लगाने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी उनका जो है एंट्री होते चला आ रहा है। ठीक है, विदेशी धन की भूमिका। अब बात आती है ब्लैक मनी की। यहाँ से सपोर्ट नहीं होता है, बाहरी फंडिंग होती है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है ब्लैक मनी पे कि किसका कितना पैसा आया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देखते हैं। भ्रष्टाचार है, बहुत सी अपूर्ण मतदाता सूची है। अपूर्ण मतदाता सूची में क्या होता है, आप जिंदा हैं लेकिन आपका नाम नहीं है, आपके पिताजी डेथ कर गए हैं बल्कि मतदाता सूची में उनका नाम वहां का वहां पड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है मतदाता सूची में देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं इसको बहुत ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इतनी 135 अरब की लगभग जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसको पूरे एक सूची में तब्दील करना एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर भी जब TN सेशन के बाद जब इस पर कार्रवाई की गई और मैं देखा था कि गांव-गांव में जो है एक स्टूडियो बना करके जो है कैंप लगा करके वोटिंग का जो पहचान पत्र जो निर्गत किया गया था, उस समय से इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं, चौथा जो पॉइंट था हम लोग का था विभिन्न समितियों की बात, जो हम लोग बोले थे कि कौन कौन सी समितियां आई जिससे चुनाव सुधार हुए। 51-52 के बाद जो है इलेक्शन कंटिन्यू चलता रहा और 1974 में तारकुंडे समिति एक गठित की गई, जिन्होंने यह पहले तारकुंडे को आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि यह किस प्रकार के दिखते थे और यह कहाँ से थे। यह महाराष्ट्र से थे और सिविल राइट लिबर्टीज मूवमेंट के यह पिता कहे जाते थे और यह एक जज थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय में इनकी पोस्टिंग थी। तो इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। देखिए, ये जो अभी जस्ट बात किए थे हम लोग कि 18 वर्ष आयु करने के बाद, तो इन्हीं का रिकमेंडेशन था और इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पे 61वां संविधान संशोधन हुआ और 21 वर्ष की आयु को घटा करके जो है 18 वर्ष किया गया। यह ध्यान रखेंगे आप लोग कि किस समिति की सिफारिश पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु की गई। तो तारकुंडे समिति, इसको आप अगर निमोनिक के जरिए याद करना चाहें तो तार जैसा लंबा जो व्यक्ति है उसको खंड खंड करके 21 को जो है घटा करके 18 करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इनकी दूसरी जो रिपोर्ट थी वह थी आय व्यय का हिसाब किताब जो है वह राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग को रखने की बात की गई थी इनके द्वारा। प्रचार सामग्री डाक से और निःशुल्क जो है भेजने का कार्य, मतदान कार्ड जो है व्यवस्था कराने की सिफारिश भी इस समिति के द्वारा की गई थी। राजनीतिक दलों को जो है जो व्यक्ति दान देता था उस पैसे को जो है इनकम टैक्स से फ्री रखने की बात इस समिति के द्वारा की गई है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो इनका रिकमेंडेशन क्या था, वह लोकसभा और विधानसभा जो इलेक्शंस होता है तो उसके पहले जो घोषणा होती है या जब कभी विघटन हो जाता है तो उस समय इनका था कि वह सरकार जो है काम चुलाऊ सरकार की तरह, यानी कि डेली रूटीन वर्क की तरह काम करेगी, ना ऐसा डिसीजन ले ले जिससे चुनाव पर जो है भला या बुरा प्रभाव पड़े, अपने हित में वह कोई ऐसा फैसला न करे कि उनका जो है मतदान प्रभावित हो। ठीक है, और यह चीज़ें और चीज़ें भी इसमें कही गई है, मंत्री सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, जो शुल्क निर्धारित किया गया था नामांकन है तो उस समय, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय जो इन्होंने रिकमेंडेशन किया था वह 2000 था लोकसभा के लिए और 1000 था विधानसभा के लिए, लेकिन यह आज की चीज़ें नहीं है, आज अभी कितना है वो आगे की बात आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी जो समिति आती है वह श्यामलाल सगधर समिति आती है और यह समिति आती है 1981 में, यह समिति आती है 1981 में। और यह कौन थे, यह मुख्य चुनाव आयुक्त रहा करते थे। देखिए 1977 से 1982 तक जो है यह चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किए थे और संसदीय मामलों के यह जानकार हुआ करते थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है मतदाता पहचान पत्र देने की बात करी थी। याद रखेंगे आप लोग कि सर्वप्रथम मतदाता पहचान पत्र देने की जो सिफारिश की गई थी वह सगधर समिति के द्वारा की गई थी। श्यामलाल सगधर इसका पूरा नाम है। आगे अगर हम समिति की बात करें तो 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति आई थी। दिनेश गोस्वामी कौन थे, दिनेश गोस्वामी असम से बिलोंग करते थे और यह बीपी सरकार जो थी उसके अंतर्गत कानून मंत्री हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर उनकी एक तस्वीर लगाई गई है ताकि आपको दिनेश गोस्वामी का चेहरा आपके दिमाग में बन सके और उनके द्वारा जो कार्रवाई जो सिफारिश की गई थी उनको जो है आगे के स्लाइड्स में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए इसके पहले जो समिति आई थी वह बहुत सी सिफारिश करी थी, लेकिन कुछ जो सिफारिश जो है वह नहीं कर पाई थी। जैसे पहले हुआ क्या करता था कि मतदान जो केंद्र हुआ करते थे वहाँ बूथ कैप्चरिंग और बाहुबली दम के बल पर जो है इलेक्शन करा लिया जाता था, बल्कि अच्छे जो लोग होते थे उनको भगा दिया जाता था कि आपका वोट पड़ गया और वो बेचारा चला आता था। इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार हुआ और इस समिति ने जो है सिफारिश करी कि जिस मतदान पर इस तरह की कार्रवाई होती है उस पर दोबारा मतदान कराया जाए। ठीक है, और आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसको चक्रानुक्रम में, यानी कि वह एक रेगुलर टाइम पे जो है उसमें बदलाव आने की जो है बात उसके अंतर्गत की गई है। जितनी भी याचिकाएं हो, जितने भी विवाद हो, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, यह कॉमन सी बातें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के द्वारा यानी कि ईवीएम के द्वारा जो है कराने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, वह की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, एक और इनका यहाँ पर रिकमेंडेशन लिखा हुआ है जो आपको दिख पा रहा होगा बहुत अच्छे से, वह 6 माह के अंदर कोई भी सीट अगर खाली होता है तो 6 माह के अंदर जो है, ऐसे तो यह नियम है लेकिन पहले लंबा गैप हो जाया करता था, लेकिन इनकी सिफारिश जब आई तो यह कहा गया कि 6 माह के अंदर जो है इलेक्शन अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। ठीक है, और इन्होंने भी परिचय पत्र उपलब्ध कराने की बात का समर्थन किया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं के संथानम समिति की बात करते हैं। अब देखिए के संथानम समिति जो है वह इलेक्शन पर भी रिपोर्ट अपनी दी है और यह भ्रष्टाचार के लिए भी जानी जाती है। भ्रष्टाचार, इस समिति के भ्रष्टाचार रिपोर्ट के आधार पर ही 1964 में सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था और उसके बाद सीबीआई वगैरह भी जो है इसी समिति की रिपोर्ट पर जो है गठित की गई है। लेकिन आप थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि ये जो संथानम जो थे वह कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे और जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसमें रेल एवं परिवहन मंत्री के रूप में यह कार्य कर चुके थे। इनकी जो सिफारिश थी इलेक्शन के संबंध में वह क्या थी, वह यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो आप जान लीजिए कि अभी भी जो है शैक्षणिक अर्हता की जो बात है यह अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन केंद्र संथानम समिति जो आई थी उन्होंने अपनी सिफारिश की थी कि एक न्यूनतम अर्हता, शैक्षिक अर्हता जो है वह निश्चित रूप से होनी चाहिए उम्मीदवार में। जिस प्रकार किसी पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाती है, हमारे देश की यह विडंबना कह लीजिए कि एक
उम्मीदवार जो होता है, एक चुनाव जो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन लड़ने वाले जो नेता होते हैं, उनके चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं की गई है। ठीक है। दूसरी जो बात है वह दलों के पंजीयन और उसके सदस्यों के पंजीयन की बात की जो है केस संथानम समिति द्वारा जो है की गई है। ठीक है। निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के अधीन माना जाए, ऐसा इन्होंने किया था और यह आज लागू भी है। हम लोग पूर्व में भी इसकी चर्चा किए थे कि जो है मतदान कर्मी जो होते हैं वह सरकार, जिस सरकार में कार्यरत होते हैं उसके कर्मी नहीं होते हैं, वह चुनाव आयोग के कर्मी जब तक चुनाव होता नहीं है, जिस दिन आपका जो है ये घोषणा होती है उस तारीख से जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक वह जो है चुनाव कर्मी माने जाते हैं, चुनाव आयोग के कर्मी माने जाते हैं। ठीक है। निर्वाचक नामावलियों को जो है अद्यतन करने की बात और परिसीमन की बात जो है समय समय पर अद्यतन करने के बाद जो है यह सिफारिश किसने की है, यह केस संथानम समिति के द्वारा की गई है। परिसीमन के अंतर्गत क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष को यह देखा जाता है कि वह जो है जिस स्थिति में है वह ठीक है या उसके क्षेत्र को जो है बढ़ाने की जरूरत है। जैसे होता क्या है कि किसी डेवलपिंग एरिया जो होता है उसके अंतर्गत जो है कई सारे विकास होते हैं, गांव से कस्बा बनता है, कस्बा से शहर बनता है, वहाँ की जनसंख्या पहले 5000 हुआ करती थी, आज 10,000 हो गई है, तो एक ही व्यवस्था तो नहीं रहेगा। अब तो परिसीमन के माध्यम से जो है वह क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और उसमें जो है आवश्यकता अनुसार फेरबदल की जाती है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा टीएन सेशन को जानते हैं। यह शख्स को देखिए, यह शख्स बहुत ही चुनाव आयोग में बहुत फेमस हुए थे और इसके पूर्व जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे शायद ही लोग उनको जान पाए थे, लेकिन जब टीएन सेशन 1992 ये 90 से 96 तक रहे हैं, लेकिन जब 92 में इनकी द्वारा जो कई सारी रिपोर्ट दिया गया और इनके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, एक प्रकार का भय जो उम्मीदवार हुआ करते थे उसके अंतर्गत भी रहा करता था कि टीएन सेशन है, पता नहीं क्या निर्णय करेगा और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में जो इलेक्शंस की जो नियम है उसको फॉलो कराने का कार्य जो है टीएन सेशन महोदय को ही जाना जाता है। ठीक है। तो ये तमिलनाडु से थे और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1996 में मिला था सरकारी सेवा में कार्य करने के लिए। ठीक है। तो इनकी क्या क्या सिफारिश थी वह थोड़ा सा हम लोग लेते हैं। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है 5000 और विधानसभा के लिए 2500 नामांकन शुल्क की व्यवस्था इन्होंने की थी। पूर्व में हम लोग देखे थे कि आपका जो है 2000 और 1000 था, उसको बढ़ा कर 5000 और 2500 करने की बात की गई है। लोकसभा के लिए जो है 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक और विधानसभा के लिए केवल 10 समर्थक से ही काम चलने की बात इन्होंने कही थी। यहाँ पर देखिए एक और जो है लिखा गया है, एक से अधिक जो है चुनाव क्षेत्र के लिए जो है आप खड़े नहीं हो सकते हैं। अब लेकिन यह अभी लागू नहीं हुआ है, यह लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ है यह मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ अभी जो व्यवस्था है वह है आप एक से अधिक सीट के लिए एक ही बार लड़ सकते हैं। और वह कितने सीट के लिए लड़ सकते हैं, तो वह 2 सीट के लिए आप एक समय में लड़ सकते हैं। ठीक है। चुनाव प्रचार की अवधि जो है 14 दिन करने की बात और पहचान पत्र जारी करने की बात भी जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे हम लोग चले, समझ में कुछ आ रहा है या चलते जा रहा है गाड़ी? चलिए आगे देखिए, मत पेटी को छीनने का जैसा कि मैंने बात किया था कि जो है जबरदस्ती जो है वोट दूसरे का दूसरा दे दिया करता था, बूथ कैप्चरिंग की बातें आती थी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी उसको संज्ञेय अपराध यानी कि बहुत जो है खतरनाक अपराध के रूप में जो है शामिल किया गया। और राजनीतिक दलों का जो है लेखा जो है उसका परीक्षण चुनाव आयोग के जरिए कराने की बात इसके अंतर्गत आई थी। आचार संहिता का पालन न करने वालों पर 5 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाने की बात भी इन्होंने करी थी। ठीक है। अब देखिए उसके बाद आते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति आई थी 1998 में। इसने यह देखा कि जो है सारी चीज़ें तो सुधरते जा रही थी, लेकिन पैसे का जो है कारोबार जो है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं लग पा रहा था। पैसा जो है इतना यूज होता था कि उसका कोई जो है रिकॉर्ड नहीं मिल पाता था सही। तो इस समिति ने जो बात करी थी, यह थोड़ा सा आप पहले जान लें कि यह कहाँ से थे। तो यह कलकत्ता
कलकत्ता से थे और देवगौड़ा और गुजराल के समय में यह गृह मंत्री रहा करते थे और इनको जो है 11 बार जो है यह लोकसभा सांसद के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, तो इनको द्वारा जो सिफारिश की गई 2000 में, तो इन्होंने कहा कि एक फंड बनाया जाना चाहिए जिसमें 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और उतनी ही राशि राज्य सरकारों के द्वारा जमा की जाएगी और इलेक्शन संबंधित जो भी खर्च होगा वह सरकारें वहन करेगी। कोई भी कैंडिडेट जो है उसमें एक पैसा का जो है अपना खर्च नहीं करेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इस पे सवाल भी आता है कि किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि जो है इलेक्शंस का सारा खर्च सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इंद्रजीत आप समझ सकते हैं कि इंद्र जो है आप ईश्वर से जोड़ करके जिसके पास सब कुछ होता है वो पैसा रूप पे जो है लगाने का कार्य किया। इसे आप को रिलेट कर करके याद भी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ अन्य जो है चीज़ें होते रही है इन समितियों के अलावे भी, कभी संसद के द्वारा, कभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन सब का जो है कुछ भी प्रभाव इलेक्शंस पर पड़ते रहा है। चुनाव के खर्च का हिसाब जहां तक बात है तो वह जनवरी 2002 में जो है यह निर्धारित किया गया कि 45 दिन के अंदर जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके 45 दिन के अंतर्गत कितना आप खर्च किए उसका हिसाब जो है आपको देना है। देखिए यह चीज़ें मैं पहले भी बताया था कि 15 लाख और 6 लाख की राशि जो है अभी निर्धारित है और अगर यह आप नहीं मानते हैं तो क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन, आपका जो है मान्यता रद्द कर दे सकता है, आपको कुछ समय के लिए बैन कर दे सकता है, आपकी जो है चुनाव चिन्ह जो है बदल दे सकता है। इस तरह की चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन कर सकता है अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, अब बात आती है राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए। तो देखिए संसद दिसंबर 2002 में एक विधेयक लाया था जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर आपको कोई सजा दे दी गई है तो उस सजा की समाप्ति के 6 वर्ष के बाद तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और अगर आप सजा में जो है जुर्माना आरोपित किया गया है आपको तो भी आप 6 वर्ष तक जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। यह व्यवस्था संसद द्वारा ही दिसंबर 2002 में तय की गई है। आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या बात कही गई है। मार्च 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप अपना नामांकन दर्ज करते समय आपकी शैक्षिक योग्यता, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी आपराधिक छवि का जो है रिकॉर्ड सारा आपको देना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा जो है संशोधन यहाँ पे आया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और यह आज हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा और जान ले कि अभी ईवीएम के माध्यम से तो इलेक्शन चल रहा है, अब वीवीपैट भी आ गया है जिसके अंतर्गत आप क्या देख पाते हैं कि मतदाता जब मत करने के लिए जाता है तो 7 सेकंड के लिए उसको जो है एक चित्र दिखाई देता है कि आपको किसको वोट दिया है, वह चित्र उसको दिख जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है कि जो है हमने किसको वोट दिया है। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि कई सारी जो है चीज़ें सुधार होते जा रही है और आज पहले जैसा चुनाव नहीं रह गया है। आज शांतिपूर्ण मतदान होते रहा है, होते रहता है और भी इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। नो डाउट इसमें बहुत सारी कमी है। जैसे मैंने बात किया था आपको मेमोरेंडम की, वह निश्चित रूप से जो है आप उसके लिए जो है आपको दोषी करार दिया जाना चाहिए कि आपने कहा है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो चीज़ें हैं वह ठीक हैं, इसमें और भी सुधार होने की ज़रूरत है। यह आगे आने वाले समय में होता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस जो चर्चा हुई यह इस पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने आपको कोई गृह कार्य नहीं दिया था तो यहाँ पर उससे भी संबंधित 2 क्वेश्चंस हैं और आज की जो कक्षा हुई उससे भी 3-4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चुनाव की विभिन्न विशेषताओं की चर्चा जैसे हम लोग शुरू में किए थे, मैं अब इस पर विस्तार से अब नहीं जाऊंगा, तो उसकी चर्चा आप यहाँ पर कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार आदि वगैरह की बात हुई थी। चुनाव सुधार समिति गठित 2 समिति के नाम तो आप इजीली बता सकते हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इस तरह से कई चीज़ें 5-6 समितियों का यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट जो था उसका जिक्र किया गया। TN सेशन पर जो है टिप्पणी लिखने के लिए 100-200 शब्दों में आप अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति की चर्चा जो है की गई है और यहाँ पर भारतीय
भारत में संचालित होने वाले विभिन्न चुनाव पद्धतियों की जो है व्याख्या जो पहले कक्षा में हुई थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में प्रश्न आया है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उस वीडियो को फिर से देखेंगे और इसको निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देख करके लिखने में सक्षम हो पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उसी प्रकार लोकतंत्र हेतु चुनाव का होना कितना आवश्यक है, यह आपका थियोरेटिकल चीज़ है, यह आप पे निर्भर करता है कि इसका आंसर कैसे दे पाएंगे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताया हूँ उसके अनुसार ही आपको लिखना है, यह आपके कंसेप्ट में निर्भर करता है, आपको कैसा लगता है वह आप बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और मैं यहीं पर आपको जो है विदा लूँगा और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हम लोग YouTube के माध्यम से, गया गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें उपलब्ध कराते रहेंगे और अगर कोई आपका इसमें अच्छा और करने का कोई सजेशंस होगा तो हम लोग को ज़रूर दीजिएगा ताकि और अच्छा से अच्छा इसमें हम लोग कर सकें। धन्यवाद।